हाँ भाई, ये भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा पार्ट है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, आखिरी एक क्वेश्चन और देख रहे थे फटाफट भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, जल्दी खत्म करते हैं, सब कुछ सीखते हुए मस्त फील लेते हुए। तो क्या किया फिर से एक नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ये क्या था, स्प्रिंग स्प्रिंग एसएचएम घुस दिया। क्या किया थे, क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग लगाई, एम भाई मास है ब्लॉक का, चार्ज दे दिया। क्यों चार्ज ना दे, समझ भाई, चार्ज नहीं है इस ब्लॉक पे, और ई नोट लगाया था, ये यूं के रखा रहेगा, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा क्यू ई, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्यू ई फोर्स लगा, तो इसके अंदर खिंचाव आ गया मान लो एक्स नोट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू ई बराबर हो गया किसके, के एक्स नोट के, सीधी बात है। तो क्यू ई किसके बराबर हो गया, के एक्स नोट के। अब ये कहां गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब मैं अगर इसको हिलाऊंगा तो ये हिलेगा। अब इसने क्या किया, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड का कनेक्शन काट दिया, एकदम कनेक्शन कट गया। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड देना बंद, तो क्या हुआ, कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन ये आ गई क्यू ई लगना बंद। तो ये पूछ सकता है कितनी स्प्रिंग खींचेगी, तो वो बता सकता है कि भाई एक्स नोट खींचेगी, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है अगर एसएचएम करेगा तो कितना टाइम पीरियड होगा। तो हमने एक चीज देखी थी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर टाइम पीरियड फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था, चाहे ब्लॉक को यूं टांग ले, चाहे हॉरिजॉन्टल पे रख ले, चाहे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रख ले, टाइम पीरियड तो 2 पाई रूट ऑफ m/k ही था। तो अब भी टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ m/k ही रहेगा। ये एक्स नोट पूछ सकता है, तो एक्स नोट आ गया QE/K। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दिमाग को सेंटर में रख कि ई क्या करेगा, चार्ज पे फोर्स लगाएगा कितना, क्यू इधर लगाएगा, एक्स नोट पीछे लगेगा, तो वो बराबर हो जाएंगे, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो टाइम पीरियड पूछ सकता है, बता दूंगा, कोई नई बात नहीं है। अब एक बात आता है वी और ई का रिलेशन। वी क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख एक चीज याद रख, वी क्या है, वी वेक्टर क्या होता है, -E.dr। याद रखने के लिए पॉइंट मास का याद रख, पॉइंट चार्ज का ये क्या होता है, वी। KQ/R सबको पता है भाई, KQ/R, क्यू चार्ज है तो R दूरी पे कितनी पोटेंशियल होगी, E कितनी होती है, KQ/R²। मल्टीप्लाई बाय अगर R करेगा तो KQ/R आएगा। तो यहां से याद रख कि V क्या होता है, E×R, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और होता है माइनस साइन। भाई ये माइनस साइन क्या कह रहा है, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक बात तो खुद बता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को इधर मैंने छोड़ा, तो वो किधर मूव करेगा, फोर्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा, पॉजिटिव है चार्ज है तो Q×E। तो ये चार्ज यहां से छोड़ा तो कहां मूव करेगा, आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट, ठीक है भाई। आगे की तरफ क्यों मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये अगर VA है, ये VB है, तो एक बात तो सीधी है, VA बड़ा है VB से, तभी तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब VA हाई पोटेंशियल थी। तो अगर हम E की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो अगर हम E की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ये जो नेगेटिव साइन है क्या दिखा रहा है कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो इस साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे से 2 पॉइंट दे दिए, ये दोनों पॉइंट में से किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, VA की ज्यादा है VB से। एक ये पूछ सकता है, ये VA, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, तो VC बराबर होगा VD। क्यों, क्योंकि R सेम है। तो ये एक तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई ये। तो इस लाइन के अलोंग इक्वी पोटेंशियल लाइन बन गई, इसके अलोंग जितने पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू एक ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम E की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जैसे E की डायरेक्शन में जाएंगे तो V की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर E की तरफ नहीं जा रहे, एक जगह भी खड़े हैं, तो क्या होगा, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसे सरफेस जिसका हर एक पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे हो। जैसे हम पढ़ेंगे कि मेटल जो है ना, मेटल नहीं मतलब कंडक्टिंग स्फीयर का जो सरफेस होता है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होती है, जिसकी वैल्यू KQ/R आएगी। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, पूरी फील लेते हुए, कोई बात खास नहीं है इसके अंदर, मस्त मजा आने वाला है। तो KQ/R होती है तो इक्वी पोटेंशियल, वो प्रूव भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो इक्वी पोटेंशियल समझ में आते हैं, इनका रिलेशन समझ में आता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो नेगेटिव साइन का मतलब है अगर E की डायरेक्शन में जाएंगे तो V घटेगा, ये बात भी समझ में आ गई। इन पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये भी कर सकते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे Vx निकालना है तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर दे, इंटीग्रेशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x। y डायरेक्शन का निकालना है तो कर दे विद रिस्पेक्ट टू y।
तो अगर वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो तुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है तो भाई तू v भी निकाल सकता है, e से v निकाल सकता है, v से e निकाल सकता है। और एक्चुअली में ये v होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट में हम क्या मान लेते हैं, जीरो। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी देख मैं नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मैं ग्रेविटेशन में बता चुका हूं। थोड़ी सी बस फील दिलाने के लिए इतनी बात कर लेते हैं। एक चीज हाँ, v हो गया भाई माइनस ई डॉट डी आर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया। अब कोई मेरे से ये कहे E जीरो है तो V जीरो होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये V जीरो है तो E जीरो होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि E जीरो हो लेकिन V नॉन जीरो, ऐसा भी हो सकता है V जीरो हो पर E नॉन जीरो। कैसे? कोई केस ले, देख तू, ये ले ये ले ये ले और भाई ये ले, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस क्यू ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाई, इसने अपने से दूर इधर बनाई, कैंसिल हो गई। इसने अपने से दूर बनाई, इसने अपने से दूर बनाई। ये मैं दूर क्यों बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर बनाता है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, वो मैंने बोला था, खुद पढ़ लियो, फील आ जाएगी अपने आप। तो ठीक है भाई, इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, तो फोर्स भी जीरो। फोर्स तो वैसे बता रहा हूँ। तो मेरे से कोई ये पूछ रहा है नेट फोर्स जीरो, क्योंकि सिमेट्री है, जितनी दूरी हो निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा। लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल देख, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, एक चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसके कारण भी के क्यू बाय आर, और आर क्या है, ये दूरी, इसके कारण भी इसके कारण भी, तो 4 के क्यू बाय आर, ये हो गया पोटेंशियल। कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पे नेगेटिव कर दे, और यहां पे नेगेटिव कर दे। अब क्या हो गया, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव के कारण भी इधर, पॉजिटिव अपने से दूर, नेगेटिव का इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू ये हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई नॉन जीरो, लेकिन इस केस के अंदर पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। अगर दोनों को नेगेटिव ले तो ऐसा भी केस हो सकता है कि V जीरो, E नॉन जीरो, या E जीरो और V नॉन जीरो। तो ये चीज है, ये स्टेटमेंट कभी आए तो याद रखियो कि ऐसा कुछ नहीं है कि E जीरो। लेकिन हाँ, एक चीज क्या, एक चीज ये कि इसको ऐसे लिख सकता है। तो एक तरीके से इक्वेशन बन गई कि एक्सेलरेशन हो गया वो dv बाई dt होता था जैसे। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर जीरो तो v कांस्टेंट होता था। ऐसे ही अगर e की वैल्यू अगर जीरो तो v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसका मतलब जहां जहां ई जीरो वहां पे v का क्या होगा, कांस्टेंट, ना कि जीरो। v क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा है जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का था, याद रखने के लिए। जैसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें, कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो क्या वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, अंदर पोटेंशियल सेम रहेगी? हाँ भाई, अंदर पोटेंशियल सेम रहेगी, चाहे वो जीरो रहे या चाहे कुछ रहे, लेकिन कांस्टेंट रहेगी। तो इक्विपोटेंशियल, जैसे सरफेस भी इक्विपोटेंशियल होगा, वो सब पढ़ेंगे। तो ई और वी का लफड़ा समझ में आता है हमारे। फिर आ जाती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी समझाने के लिए मैंने क्या बता रखा है, जैसे इस सिस्टम की एक चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाय आर, एक चार्ज के कारण ई के क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ। फोर्स की डायरेक्शन भी अपने से दूर, तो जो ई की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन, या ये कह ले जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये है मेरे पास पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो वो मैंने ग्रेविटेशन में भी समझाया था, अभी भी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास Q1 है, Q2 है, इन दोनों के बीच में मुझे बताना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की। तो मैंने क्या किया, पहले ये सिस्टम नहीं था ही नहीं, मेरे से कहा गया एक सिस्टम बनाना है, Q1 और Q2 चार्ज होने चाहिए r दूरी पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर स्टोर्ड। तो देख क्या किया मैंने, अनंत दूरी से मैं एक चार्ज को उठा के लाया Q1 को। जब यहाँ उठा के रखा तो मैंने देखा कोई मेहनत ही नहीं लगी मेरी, क्योंकि इसको अपोज करने वाला या इसको सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मेरे से कहा गया सिस्टम बनाना, तो Q2 भी लेके, जब मैं Q2 को उठा के लाया कहां पे, r दूरी पे, तो मैंने देखा यहाँ पे पहले एक पोटेंशियल प्रेजेंट थी, किसके कारण, इस चार्ज के कारण। एक चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होती है, के क्यू वन बाय आर, जिस चार्ज जो रखा है उसके कारण पोटेंशियल थी, और पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। जैसे G माइनस जी एम वन एम टू बाय आर था, ऐसे ही के क्यू वन क्यू टू बाय आर, और Q1 और Q2 को चार्ज के साथ रखना है,
तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मान ले क्यू है माइनस क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई माइनस के Q1 Q2 बाय आर। मेरे से गई दो चार्ज पार्टिकल है, उनकी पोटेंशियल बता। पोटेंशियल दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल तो पूछेगा ही नहीं। मान लो यहाँ पोटेंशियल पूछे तो इस चार्ज की अलग पोटेंशियल, इस चार्ज की अलग पोटेंशियल, यहाँ पे बता दी तूने नेट, कोई दिक्कत नहीं थी। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या करेगा के Q1 Q2 बाय आर। नेगेटिव क्यों आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बाउंड है ये सिस्टम, यानी इसको अगर अलग करना है ना तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी आती के Q1 Q2 बाय आर, इसका मतलब है कि भाई वो सिस्टम रुकना चाहता ही नहीं है। दोनों चार्ज पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, आपस में पहले ही रिपेल कर रहे हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए इतनी एनर्जी हमने दी है, इतना वर्क हमने किया है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आती। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, ई निकाल सकता हूँ KQ बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल निकाल सकता हूँ KQ बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ के Q1 Q2 बाय आर। अब क्या किया, चार पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना जो डायरेक्शन, फोर्स थोड़ी ना जो डायरेक्शन का यूज करेंगे। Q1 फोर्स, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता। मेरे दिमाग में क्या आती है, इनफाइनाइट से उठा के लाया, पहले उठा के लाया Q1 को तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो हमेशा यूं सोचता था। Q1 को उठा के लाया तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, अपने आप आ गया, पहले कुछ था ही नहीं यहाँ पे, चार्ज से ही नहीं। Q1 को उठा के लाया तो कुछ नहीं हुआ। जब Q2 को उठा के लाया तो मुझे वर्क करना पड़ा, कितना के Q1 Q2 बाय आर, इनके कारण। फिर जब Q3 को उठा के लाया तो Q3 ने क्या देखा कि Q2 भी है, तो Q2 के कारण कितनी एनर्जी है इतनी, और Q3 ने देखा कि Q1 भी है, तो Q1 के कारण कितनी है Q1 Q3 इंटू ये दूरी। अगर ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, और मान ले दूरी B दे रखी है तो B। प्लस जब Q4 को उठा के लाया तो Q4 ने देखा Q3 भी है, तो K Q3 Q4 बाय A, प्लस Q4 ने देखा Q2 भी है, तो K Q4 Q2 बाय B। Q4 ने देखा 1 भी है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 चार चार्जेस है, तो ऐसे 6 इक्वेशन बननी। ट्रायंगल होता तो 1 को उठा के Q1 को लेके आया, कुछ नहीं हुआ। Q2 को उठा के लाया, Q2 ने देखा वो 1 है भाई, इसके कारण पोटेंशियल इतनी। Q3 आया, Q3 ने देखा अरे यार Q1 भी है मेरे पास, तो अगर ये R दे रखा है और मुझे तो Q2 का भी यार जुगाड़ देखना पड़ेगा, तो ये क्या होगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो तुम कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। अब वही पुराने क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन में पूछते थे, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, आर ये क्यू है, ये क्यू है, तो इस चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया, ये मूव कर सकता है तो दूर भागेगा, तो जब ये 2r दूरी हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बता। तो यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी थी 0, पोटेंशियल की थी के क्यू स्क्वायर बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर, किसके बराबर होगी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी के क्यू स्क्वायर बाय 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से भी निकाल। फिर ये पूछे यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, यहां तक ही फोर्स लग रहा था, अब इसको हटा दिया, तो अब फिलहाल इसके पास वेलोसिटी क्या है v, इसके ऊपर काइनेमेटिक से कुछ भी पूछ सकता है, वो तू निकाल। तो तुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, फिर कंजर्वेशन का जुगाड़ आ जाता है, तो तुझे क्या आना चाहिए, कंजर्वेशन भी आना चाहिए। तो मैंने सिस्टम की क्या बता दी तेरे से। अब आ जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। तो वही इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, ऐसे सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, इक्वी पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पूछे, ये अगर ए है, ये अगर बी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल कम होगी, तो वी बड़ा होगा वीबी से। लेकिन अगर पॉइंट सी और डी होता तो एक साथ रहेंगे, तो वीसी किसके बराबर होगा, वीडी के बराबर होगा। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस की भी एक प्रॉपर्टीज होती है, तो वो तुम देख लियो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैक्सिमम कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, मतलब यूं कह दिया, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे, ठीक है। ऐसे दे रखी है, अच्छा चलो मुश्किल कर लेते हैं थोड़ा। ये है 10 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट पे जितने भी ये जो सरफेस है ना, ये है इक्विपोटेंशियल,
इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है सब 10 वोल्ट पे है, जितने भी है वो कहां पे है, तो इक्विपोटेंशियल वाला ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में दूरी है 1 मीटर। ठीक है भाई। तो ये बताने में मैं क्या बता सकता हूं, यहाँ पे ई की वैल्यू बतानी है, ई कितना होगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है ई की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, वी बाय आर, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 बाय आर। अब आर कितनी होगी, ये एंगल दे रखा है, कुछ भी मान ले, 45 मान ले, ये 45, यहां पे फिर तू क्या करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, तो ये भी 45। तो एक का जो ये कंपोनेंट आएगा ये होगा तेरा यहाँ पे आर, यानी कि आर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भाई उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास। तो कोई ऐसे जुगाड़ दे रखा हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं और ई पूछे तो दिमाग में क्या रखना है, दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड करना है आर से। आर यहाँ पे 1 मीटर नहीं होगा, एक कोस 45 होगा, मुझे परपेंडिकुलर दूरी लेनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, तो याद रखियो। इक्विपोटेंशियल क्या होते हैं, ऐसे सरफेस होते हैं जिनकी पोटेंशियल सेम होती है, जैसे कि मेटल का जो सरफेस होता है, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो, और इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज ये होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे बढ़ती है तो उनके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये तो यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल रखा है, ये बाद में समझ में आएगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्त परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी। तो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जेई में तो बहुत आते हैं, तो अपने काम का बस यही है कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास आता है डाइपोल, अब टॉपिक है डाइपोल। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा है, एक चार्ज के कारण क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। अब यही सारी चीजें पढ़नी है मुझे किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो मैं पहले तो समझता हूं डाइपोल क्या है। तो डाइपोल भाई क्या है यार, एक दो चार्ज पार्टिकल बराबर मैग्नीट्यूड के, अपोजिट साइन के, अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, अगर एल दूरी पे रखा है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारा अलग वो होता है, हम फिजिक्स के अंदर क्या मानते हैं, डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रिप्रेजेंट करते डाइपोल को पी से। अच्छा, और पी की वैल्यू कितनी होती है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की दूरी एल। तो पी मेरे पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट, नहीं मतलब हाँ, तो पी हो गया ये मैग्नीट्यूड, क्या होगा इसका डाइपोल का, क्यू चार्ज मल्टीप्लाई बाय एल, और डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ, मुझे अगर ये पता है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं अपोजिट मैग्नीट्यूड के किसी दूरी पे है तो वो डाइपोल का काम करेंगे। मेरे से अगर डाइपोल के लिए मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, एक चार्ज को उठाऊंगा, दूरी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बड़ा आसान है। डायरेक्शन पूछेगा तो क्या कर दूंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये मेरे पास क्या होता है डाइपोल। तो डाइपोल के ऊपर आसान से सवाल कैसे हो सकते हैं, मुश्किल क्या हो सकता है, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ई कैसे निकालेंगे। हालांकि तुम फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि पेपर में तो डायरेक्ट ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी फील दिखा देता हूँ। देख भाई कैसे, ये चार्ज रखा है प्लस क्यू, अच्छा ये चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे रखा है -2q। डाइपोल मूवमेंट बतानी है सिस्टम की। तो डाइपोल मेरे दिमाग में डाइपोल आती क्या आती है, चार्ज बराबर होने चाहिए और अपोजिट मैग्नीट्यूड की। यहाँ क्यू है, यहाँ -2q है, तो ये डाइपोल नहीं बना। लेकिन मैं ऐसे मान सकता हूँ कि -2q है ना, तो एक -q और एक -q, तो दो डाइपोल बन गए। एक तो ये, इनकी दूरी अगर एल है, और एक ये, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इस डाइपोल मूवमेंट की, तो ये हो गया P, इधर वैल्यू कितनी होगी P की, P1 मान लो इसको, Q मल्टीप्लाई बाय L, और इसकी क्या होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर P2, ये क्या होगी Q2 मल्टीप्लाई बाय L। तो P1 ऊपर P2 इधर, इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर मेरे भाई P√2, क्योंकि P1 और P2 तो बराबर है, तो आंसर क्या आ गया QL√2। बस ये आंसर आ गया भाई, तो कोई खास बात इसके अंदर थी नहीं। अब क्या कह दिया, कुछ भी पूछ सकता है वो, हद से ज्यादा मुश्किल अगर सिंपल डाइपोल पे पूछना होगा तो ये क्या कहेगा, सेंटर पे रख दिया -q, क्वार्टर रिंग ली, क्वार्टर रिंग पे चार्ज फैला दिया
टोटल चार्ज है क्यू। तो डाइपोल बताना है। तो पहली बात तो डाइपोल कब बनता, जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, सिंपल चार्ज। यहाँ पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है, तो पहले तो इस फैले हुए चार्ज का जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि पूरा थोड़ी ना बनाएगा। हमने तो पढ़ा था डाइपोल कैसे बन सकता है, 2 पॉइंट चार्ज से। तो यहाँ पॉइंट चार्ज तो है नहीं, मैंने क्या किया, वही थीटा पे जाके डी थीटा पे एक एलिमेंट मान लिया और यहाँ पे चार्ज मान लिया डी क्यू। अच्छा, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, मान लिया टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, पाई आर बाई 2, 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर का 1/4, तो क्या हो गया पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, जहां पे चार्ज निकालना। तो ये मान ले डी आर, और आर क्या होता है, डी आर क्या हो गया, आर डी थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय आर इंटू डी थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डी क्यू। अब ये तो डी क्यू हो गया। डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, अगर डी क्यू यहाँ है तो यहाँ पे भी छोटा चार्ज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में -2q को तोड़ दिया था, क्यू के अंदर, -q के अंदर और -q के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -q को तोड़ दिया -dq के अंदर, और बचा हुआ -q प्लस dq बच गया। वो काम का नहीं है। तो मेरे पास सिंपल जो डाइपोल बना वो क्या होना, यहाँ पे dq है, यहाँ पे dq है, dq की वैल्यू मुझे पता है, ये दूरी r होगी, ये मुझे पता है, वैल्यू पुट कर और निकाल। और मैग्नेट वो कहाँ होगी, डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q, तो ये क्या होगी तेरे पास p। ठीक है भाई, तो ये तेरे पास p आ जाएगी, निकाल दे इसको। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है। ये काफी ज्यादा मुश्किल था अपने तरीके से, पर तुझे क्या करना है, तुझे डाइपोल करना है अगर, तो डाइपोल बनाना है तो दोनों चार्जेस को बराबर पुट करना पड़ेगा। बराबर पुट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान लिया, तो यहाँ पे तुझे छोटा चार्ज मानना पड़ेगा। दूरी पता है, डी क्यू का तूने मैग्नीट्यूड निकाल ही दिया, तो आंसर क्या है, क्यू इंटू एल, और डायरेक्शन क्या है यहाँ, बस यही है। इंटीग्रेट कर ही दिए, फिर तू आता ही तुझे। तो ये डाइपोल मूवमेंट था। अब क्या ही पूछेंगे, पोटेंशियल पूछ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे। तो मेरी मानो तो भाई रिजल्ट सीधा याद रख लो तुम, कोई खास बात है नहीं। तो जो बुक में दे रखा हो वो कर लियो। मैं एक बार थोड़ी फील दिला देता हूँ, बस हुआ क्या होगा। मान ले मेरे पास डाइपोल है -q + q, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, q मल्टीप्लाई बाय, अगर ये दूरी कितनी है, मान ले 2a है, तो q मल्टीप्लाई बाय 2a। ये मेरे पास क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट इसका किस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा यार, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में p आ गया। तो तुझे तू क्या क्या बता सकता है, चार्ज और दूरी देखते p बता सकता है और डायरेक्शन बता सकता है, 2 चीजें तो तुझे पता है। और जो 2 क्वेश्चन किए वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। अब मान ले मेरे से ये कहे पोटेंशियल बता कहां पे, p पॉइंट पे। p पॉइंट कहां है, डाइपोल के एक्सिस पे, और यहीं पे क्या बता, पोटेंशियल बता, इलेक्ट्रिक फील्ड बता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ एट पॉइंट पी, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। तो भूल दे डाइपोल कर रहा है, तो तेरे पास तो क्या 2 चार्ज है, तो ये चार्ज कितनी यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा। ये दूरी जब मान ले तेरे से दे रखी होगी, कुछ भी दे रखी होगी, सेंटर से दूरी दे रखी है r, इस पॉइंट की r, ठीक है। तो ये पॉइंट कितनी वो बनाएगा, k क्यू बाय आर स्क्वायर, k क्यू बाय आर स्क्वायर। ये दूरी ये कितनी है, r में से ये घटा दे भाई, पूरी r में से ये घटा दे, तो इस चार्ज की दूरी आ गई। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, -q, किस डायरेक्शन में, अपनी तरफ। तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू -q, ये है ड्यू टू +q। -q के कारण कितने है, k क्यू बाय r + a का स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट आना चाहिए EP + q में से घटा दे EP - q, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तू रिजल्ट निकालेगा, सिंप्लीफाई करेगा, तो तेरे पास आंसर आएगा 2kp/r³। p क्या है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो तू तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख, तुझे बस ये पता होना चाहिए कि देख, ये जैसे क्वेश्चन आया ना इस पॉइंट पे, डाइपोल वो बता, पोटेंशियल बता। मेरे दिमाग में क्या आया, +q - q दूरी। अच्छा यार, ये तो डाइपोल बन गया, डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल पे के एक्सिस पे 2kp/r
आर क्यू। डाइपोल के परपेंडिकुलर वो भी उसका होता है शायद केपी बाय आर क्यू होता है, तो वो सब तुम कर लियो केपी बाय आर क्यू। फिर आता है किसी जनरल पॉइंट पे, तो तुम परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे भी ऐसे निकाल दो, इस चार्ज के कारण अलग, इस चार्ज के कारण अलग, और इस पॉइंट पे भी ऐसे निकाल दी, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण अलग। तो ऐसे ई निकाल दियो, ऐसे इन दोनों पॉइंट पे वी निकाल दियो। और सबसे अच्छी बात है जनरल पॉइंट का भी निकलता है। मान ले इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ना तो परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर पे, ना ही एक्सिस पे है, ये पॉइंट कहीं यहाँ है। तो उसके दो तरीके होते हैं। जो तेरी डाइपोल मूवमेंट है ना पी, उसी को ही तू वेक्टर में तोड़ दे। ये पी तो इधर क्या हो गया, पी कोस थीटा। तो पी कोस थीटा के हिसाब से तो ये पॉइंट कहाँ पे, उसके एक्सिस पे, और ये तेरा हो गया पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो तुझे एक्सिस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तू सोल्व करेगा, फिर तेरे पास आंसर आएगा जनरल पॉइंट के लिए। तो तरीका मैंने बता दिया कैसे होता है। डाइपोल समझ में आ गया क्या होता है, आंसर याद रख, रिजल्ट याद रख, डायरेक्शन याद रख। डायरेक्शन बड़ी जरूरी है। तो डायरेक्शन जब तू डेरिवेशन करेगा ना तब तुझे पता चल ही जाएगा। जैसे इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आ रही थी, इधर आ रही थी, तो डाइपोल भी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। परपेंडिकुलर के लिए उल्टा हो जाता है। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुझे डाइपोल, वो डाइपोल के क्या निकालना था, ई निकालना, तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाएगा, इधर बनाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ बनाएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। पी की डायरेक्शन ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाइपोल से अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन यहाँ क्या हो रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या था, पी था, और इधर ही इसी डायरेक्शन में क्या आ रहा था, ई आ रहा था। तो वो तो तुम देख ही लोगे यार कैसे सॉल्व करना है। मैंने तरीका बता दिया। डाइपोल दिखते क्या होना चाहिए, हाँ आता है, क्या दिक्कत है, डाइपोल है तो दो अलग अलग चार्जेस होंगे, दूरी पता है, मैं पी बता सकता हूँ, मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ। एक्सिस पे बड़ा आसान है, ये निकालना भी निकालना, हर एक अलग अलग चार्ज के लिए निकालना, तो दोनों को निकाल के ऐड या घटा के देख ले डायरेक्शन। ऐसी परपेंडिकुलर पे जनरल पॉइंट के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमने देखा डाइपोल मूवमेंट के बारे में अलग अलग जगह पे, उनका ग्राफ भी बनवा सकता है ये। तो जैसे ईएमआई में पढ़ा था कहानी थी, ऐसी ये भी कहानी चल रही है। पहले हमने क्या पढ़ा, सिंपल चार्ज के बारे में पढ़ लिया, सिंपल चार्ज में फोर्स, सिंपल चार्ज के लिए फोर्स पढ़ लिया, फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी मीडियम के अंदर डाल दिया तो फोर्स पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एसएचएम वगैरह जो घुसती थी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई होती तो करती थी। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आ गए थे। उसके बाद मैंने डाइपोल पढ़ा, तो डाइपोल के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, पोटेंशियल निकाल दी। अब सोच, डाइपोल के अंदर अगर तूने पोटेंशियल निकाल दी तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन देख, यहाँ पे एक पी डाइपोल मूवमेंट है, तो पी डाइपोल मूवमेंट है तो क्यों रही होगी वो, यहाँ कोई चार्ज रहा होगा, यहाँ कोई चार्ज रहा होगा, दूरी रही होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अभी नहीं दे रखी, पी दे रखी है, तो समझ में आता है, ठीक है यहाँ पे पी एक है इक्विपोटेंशियल, ना सॉरी इक्विपोटेंशियल बोल रहा, पी है यहाँ पे डाइपोल। तो एक पॉइंट ए है ये, और एक पॉइंट है बी ये एंगल है कितना, 37 डिग्री, ये है कितना 53 डिग्री, ये है 1 मीटर और ये है 2 मीटर। तो ये बताना है कि एक चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, अच्छा उसको ए से बी तक लेके जाना है, तो कितना वर्क डन होगा। तो मेरे दिमाग में तो क्या आता है, वर्क डन किसी चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिस पॉइंट से लेके जा रहा हूं और जिस पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए देख, इस डाइपोल के लिए ए क्या है, कोई जनरल पॉइंट है। तो जनरल पॉइंट का तुझे अगर फॉर्मूला पता है तो दो तरीके है तेरे पास, या तो वो फॉर्मूला याद रख, उसके अंदर थीटा भी होता है और ये लेंथ भी होती है, या फिर क्या कर, इस पी के कंपोनेंट कर दे। इस पी का ये कंपोनेंट तो होगा इधर पी कोस 53 और एक होगा इधर पी साइन 53। तो पी साइन 53 इस डायरेक्शन में, ये ए पॉइंट क्या है, इस पी साइन 53 के तो एक्सिस पे है और इस पी कोस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो इन दोनों का नेट निकाल के यहाँ पे तू नेट वी निकाल, वी ए आएगा तेरे पास, यहाँ पे वी बी निकाल, दोनों का डिफरेंस यहाँ पुट कर और आंसर आएगा। या एक तरीका क्या है, थोड़े सा अपनी मेमोरी को बढ़ा के फॉर्मूला याद रख ले जनरल का। मान ले जनरल का कुछ भी होता हूँ भाई, मुझे नहीं पता, निकालता तो पता होता, डेरिवेशन हम कर नहीं रहे, इतना टाइम नहीं। मैंने जैसे ये इस पॉइंट पे जनरल पॉइंट का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसके अंदर थीटा भी आता है और आर भी आता है। तेरे पास थीटा भी है,
इस जनरल पॉइंट का थीटा भी है और 2 मीटर की दूरी पे, तो वहां से तू डायरेक्ट वी ए निकाल पाएगा, तू वी भी निकाल पाएगा। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को क्यू से मल्टीप्लाई करता है, अगर क्यू चार्ज को लेकर आ रहा है तो क्यू, तो क्या आ जाएगा तेरे पास वर्क डन। तो घबराना नहीं है कि यार वर्क डन कैसे निकालूंगा ए से बी तक जाने में, सोच डाइपोल है, डाइपोल से तू क्या निकाल सकता है, डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं, मैं ई निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे एक्सिस हो चाहे परपेंडिकुलर, चाहे कोई जनरल पॉइंट हो, फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला है कहां से वो मैंने तेरे से बता दिए, डेरिवेशन तू करना चाहे कर लियो, फॉर्मूला याद रख ले। तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया भाई, मैं निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन देखा वर्क डन, तो यार वर्क डन चार्ज पार्टिकल का वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू वी, वी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल पता चल जाए, हाँ तो यहाँ तो मैं बता सकता हूँ ना, क्यों डाइपोल के मैं किसी भी पॉइंट पे बता सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ डाइपोल का। अब और हरकत करी, अब डाइपोल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, डाइपोल का ई पढ़ लिया, वी पढ़ लिया, डाइपोल का पी पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ ली, ईवी की भी डायरेक्शन होती है वो तुम देख लेना। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया डाइपोल को, पहले क्या हो रहा था, डाइपोल अलग रखा था, आइसोलेटेड था। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, कांस्टेंट है भाई, और इसको रख दिया, ये ले ले तेरा डाइपोल भाई। डाइपोल है तो मतलब एक प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा, और दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी होगी, मान ले 2 है। 2 है क्यों मान रहे, ताकि रिजल्ट के लिए रहे ये ठीक है। इस क्यू के ऊपर फोर्स, इस डायरेक्शन में क्यू ई नोट, नेगेटिव के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई नोट, एफ नेट कितना हो गया 0, अपोजिट डायरेक्शन में बराबर मैग्नीट्यूड का। लेकिन क्यू ई नोट के कारण टॉर्क, अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो सेंटर ऑफ मास, ये बात याद रखियो, सेंटर ऑफ मास को हम क्या मानते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल का मास बराबर है तो ये कैसे रोटेट करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ ये ए। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, टॉर्क आएगा, ये टॉर्क कितना होगा क्यूई, तो इस क्यूई का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। ऐसे इस क्यूई का इधर कंपोनेंट करूंगा, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, दोनों का ऐड करूंगा तो टोटल टॉर्क आया फाइनली वो आता है पी क्रॉस ई। क्रॉस प्रोडक्ट है पी और ई का, पी और ई के बीच में एंगल। तो जैसे पी की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये है पी, ई क्या है ई नोट, तो पी और ई के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है ये यहाँ पे आएगा पी ई साइन थीटा। तुझे पी पता है, ई पता है, ये निकाल दे। पी क्या होता है, एक चार्ज उठा, दूरी 2a मल्टीप्लाई ई क्या है दे रखा है ई नोट साइन थीटा, थीटा क्या है क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। तो यहां से तू क्या निकाल सकता है, टॉर्क निकाल सकता है। तेरे पास टॉर्क आ गया तो आई मल्टीप्लाई वेल्व होता है टॉर्क, तो ये एम है, ए दूरी पे है, तो इसके कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, इसके कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर। यहाँ 2mr स्क्वायर पुट कर, यहाँ टॉर्क पुट कर, यहाँ अल्फा पुट कर, एक डाइपोल दे देगा। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल को अगर मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो वो आगे पीछे मूव करेगा या नहीं करेगा, क्यों, एफ नेट क्या है 0। लेकिन ये घूमेगा, घूमा क्यों, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, कितना कैलकुलेट किया हमने तो फाइनली देखा पी क्रॉस